नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कांग्रेस के सभी अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। संगठन महामंत्री मथुरा दास जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है। पदाधिकारियों की नियुक्ति पर सुझाव भी मांगे गए हैं। तो बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की मीटिंग चल रही है उत्तराखंड में, जिसमें संगठन महामंत्री मथुरा दास जोशी भी मौजूद हैं और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर के लगातार रार चिड़ी हुई है, जहां कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। ऐसे में एक और बैठक हुई है उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में। कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें संगठन महामंत्री समेत कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी उपस्थित रहे हैं। ये मीटिंग हुई है। इसके पहले लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती रही हैं, जहां ये बताया गया कि कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अब ये इसी बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है। और अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रोहित, फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, आज कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक किस बाबत की गई है, क्या कुछ मुद्दे रहे यहाँ पर? जी देखिए, बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज लेने के बाद ये करण माहरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ये पहली महत्वपूर्ण बैठक रही है। संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्योंकि इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस के जो चारों फ्रंटल के अध्यक्ष थे वो शामिल हुए और कांग्रेस के जो तमाम जो प्रकोष्ठ हैं, यानी कि जो विभाग है, उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का हार्ड कोर कार्यकर्ता रहा है, जो ग्रास रूट तक कार्यकर्ता काम कर रहा था, उसको यकीन था कि इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावी रहता था। लेकिन इस बार ये मिथक टूटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की एक बार फिर से बनी है। लिहाजा कांग्रेस का जो तमाम हार्डकोर और ग्रास रूट लेवल तक का कार्यकर्ता है, वो हताश है, इस समय निराश है। उन सभी कार्यकर्ताओं में किस तरह से दोबारा ऊर्जा भरनी है, किस तरह से उन्हें एक तरह से बूस्टर डोज देना है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, चारों फ्रंटल के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बैठक की। और इसके साथ ही रोहित, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से कांग्रेस में नई नियुक्तियां हुई हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की हो, नेता प्रतिपक्ष की हो, घमासान तभी से मचा हुआ है। बताया ये भी क्या था, खबरें ये भी थी कि राजपुर रोड पर 10 विधायकों ने मीटिंग की थी और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बताए जा रहे थे, उनके संपर्क में बताए जा रहे थे। तो क्या इसको लेकर के आज यहाँ पर करण माहरा ने कुछ भी कहा अपने विधायकों से? जी देखिए, चूंकि करण माहरा सभी नेताओं से कम उम्र के हैं, अनुभव में भी कम है, लेकिन पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो विधानसभा में वो उप नेता प्रतिपक्ष थे। और क्योंकि बहुत फायर ब्रांड नेता है, बहुत सवाल उठाते हैं सदन के भीतर, उन्होंने उठाए जब वो उप नेता प्रतिपक्ष थे। और इसके साथ ही कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेकर सरकार में जो मंत्री हैं वो भी बगले झांकते हुए दिखाई दिए। तो बहुत तेज तर्रार नेता है और इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब उन्होंने ली, उसके बाद वो तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं से मिलने गए। पूर्व सीएम हरीश रावत से वो मिले, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से वो मिले, और उसके साथ ही जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोटियाल, उनसे मुलाकात की। सभी नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी खेमे का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में भी कई गुट हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को समाप्त करने के लिए करण माहरा सभी बड़े नेताओं से रोहित, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने अंदर ही अनुशासन बनाने की जरूरत है। गणेश गोटियाल हो या फिर वो प्रीतम सिंह हो, सभी नाराज चल रहे हैं और ऐसे में अगर करण माहरा सबसे मुलाकात कर रहे हैं तो क्या ये नाराजगी कुछ कम होगी? बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, इनकी करण माहरा से कोई नाराजगी नहीं है। करण माहरा क्योंकि बिल्कुल भीतर रहते हैं और सभी नेताओं से संपर्क उनसे अच्छे रहे हैं। और इसी के तहत अभी 4 दिन पहले वो कुमाऊं के भ्रमण पर थे। रानीखेत चौकी उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर वो गए थे। हल्द्वानी और नैनीताल में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं मंडल में उनका भव्य स्वागत किया। और इसी के लिहाज से 28 अप्रैल को वो गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे। और माना ये जा रहा है कि गढ़वाल मंडल के जो तमाम नारायण विधायक थे, जिन्होंने बैठक की थी देहरादून में हाल फिलहाल होटल में, उन सभी विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। और चूंकि हरीश धामी का एक वक्तव्य आ चुका है, जो कि धारचूला से विधायक है कांग्रेस के, नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन उन नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। इसको लेकर वो नाराज हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, भले ही कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही होगी।
तो हरीश धामी को भी मनाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही प्रीतम सिंह जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके ऊपर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है अविनाश पांडे, उन्होंने हाईकमान के समक्ष ये बात रखी है कि प्रीतम सिंह का गुट चुनाव में अलग रहा, अन्य नेताओं का गुट अलग रहा, इसी वजह से कांग्रेस की हार हुई। लिहाजा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं के सी वेणुगोपाल, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में इस बात को कह दिया कि प्रीतम सिंह के गुटबाजी और अन्य नेताओं की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा प्रीतम सिंह बहुत खफा है। प्रीतम सिंह हाईकमान से कह रहे हैं कि अब इसकी पूरी पार्टी लेवल पे जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और अगर किसी ने गलत जानकारी दी हो तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल रोहित, देखिए मथुरा दत्त जोशी भले ही मीडिया के सामने ये कहते रहे, मीडिया को मुखातिब करते हुए ये कहते रहे कि नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कांग्रेस अनुशासन में है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदरूनी घमासान अब सड़क पर आ गया है। 2022 की लड़ाई तो कांग्रेस हार गई है, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर भी तो ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और इसी के तहत जो है पूरी रणनीति के साथ जो है करण माहरा अब लगातार जो है बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, हार्डकोर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से वो अलग अलग जिलों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और जब वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर वो बैठे थे, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा था कि मेरा 3 महीने तक का फोकस यही रहेगा कि मैं कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा और अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से बूस्ट करूंगा, उनका मनोबल बढ़ाऊंगा, एक बार फिर से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और ये 3 महीने में यहाँ पर करण माहरा के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि नाराज विधायकों को, नाराज नेताओं को मनाए भी और 2024 की तैयारी पर भी ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने पौड़ी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम कंडोलिया मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना कंडोलिया ठाकुर से की है। कंडोलिया मंदिर में पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधिवत मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। उनकी मन्नत पूरी होने पर उन्होंने कंडोलिया ठाकुर को घंटा भी चढ़ाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पौड़ी उनकी दादी का घर रहा है, जिस कारण वो बचपन से ही पौड़ी आती जाती रही है। भूमियाल देव श्री कंडोलिया ठाकुर पर उनके परिवार की पहले से ही आस्था रही है। कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर बहुत ही सुंदर, धार्मिक, प्राचीन और बहुत ही मान्यताओं वाला मंदिर है। शक्ति थी जो हमें खींच के यहाँ तक ले आई, और ऐसे बैठे बैठे हमने कहा अगर जीत होगी तो हम यहाँ घंटा चढ़ाएंगे और दोबारा से कंडोलिया देवता के पास आएंगे। तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बचपन से ही रहा है, और मैं फिर से उनका आभार, धन्यवाद और करने आई हूँ। और मेरी आस्था है वो तो है ही, देखिए हार जीत से आस्था बढ़ती या घटती नहीं है, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि जो हमने यहाँ मांगा था वो एकदम से हमें मिल गया, और भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि हम कोटद्वार जीते। तो धन्यवाद करने आई हूँ भगवान। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। खुद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण भी देखेंगे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान सकेंगे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। यात्रा के लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए स्वान और एनआईसी ने केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपी कैमरा लगाए हैं। इन कैमरा के जरिए पूरे केदारनाथ समेत 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 5 जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की भूमि पर कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार से भी राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस साल लाखों श्रद्धालुओं के 4 धाम यात्रा में आने की संभावना है। अब तक जितने श्रद्धालु उत्तराखंड आए हैं उससे कई गुना अधिक श्रद्धालु 10 सालों में देवभूमि उत्तराखंड आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 88वें एपिसोड को संबोधित किया है। पीएम के इस संबोधन को उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मिलकर सुना है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने म्यूजियम बनाया है, उसमें अभी तक आप एक प्रधानमंत्री को ही देखते रहे थे। जवाहरलाल नेहरू को आज पूरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल उस म्यूजियम में आया है। साथ साथ हम अमृत महोत्सव पर 75 तालाब, जल ही जीवन है, उसको बचाने की बात करते हैं। वहीं प्रतिभाओं बच्चों की बात करते हैं। देश विदेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी चर्चा करते हैं। और जो हमारे संसाधन है, कितने संसाधन है, उनको कैसे संजोया जा सकता है, सारी बात करते हैं। मुझे लगता है देश के सभी लोगों को अपने बच्चों को मन की बात को दिखाना चाहिए। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल निदेशालय का निरीक्षण किया और वहां पर रह रहे छात्रों से सुविधाओं की जानकारी भी ली। खेल मंत्री ने सभी खेल मैदानों के प्रशिक्षण हॉल का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को लेकर खेल अधिकारियों को फटकार लगाई। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने क्रिकेट स्टेडियम के नॉर्थ ब्लॉक को टेक ओवर किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए खेल कंपनियों के साथ बातचीत की जाए, जिससे स्टेडियम में खेल हो सके और वहां पढ़ रहे छात्रों को अच्छे खेल संसाधन मिल सके। निश्चित रूप से एक ऐसी परिस्थितियों का सामना हम सब लोग ने किया और ऐसी बीमारियों का सामना हम सब लोग ने किया जिसके बारे में हम सब लोग अनभिज्ञ थे, और उस समय इसको कैप्चर किया गया। और उस समय प्रायोरिटी भी जो है जनता की सेवा, जनता का स्वास्थ्य था। और निश्चित रूप से 2020 और 2021 हम सब लोग प्रभावित रहे हैं। उसके कारण व्यवस्थाओं को तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चूंकि अब सब लोग वैक्सीन हो चुके हैं, क्योंकि अब कोरोना का उतना प्रभाव नहीं है, और यदि कहीं कोरोना है भी तो उसको जो है अब वो घर पर रह के आइसोलेट रह के ठीक हो सकता है। बहुत सीवियर पोजीशन में उसकी अब आने की स्थितियाँ नहीं हैं। तो इसलिए अब मैंने ये कहा है कि पुरानी परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे एग्रीमेंट के तहत एमओयू हुआ होगा, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देते हुए, संबंधित संस्था को के साथ बात करते हुए उसका भी अहित ना हो और हमारा भी काम चले, उस रास्ते को अपनाते हुए उसका समीक्षा कर ली जाए और उसका निस्तारण शीघ्र कर दिया जाए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर रहे। मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के टाउन हॉल में देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के 12वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग भी लिया। इस दौरान कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए और पूर्व सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि उनकी सरकार सैनिकों के लिए बेहतर काम कर रही है। 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण हो जाएगा। ये सैन्य धाम इतना भव्य होगा कि उत्तराखंड आने वाला हर यात्री इस धाम के दर्शन करने को मजबूर हो जाएगा। आज पूर्व सैनिक संगठन द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन वीर माताओं को, उन वीर नारियों को सम्मानित किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बेटा खोया, अपना सुहाग खोया। मैं उनको नमन करता हूँ। और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रदेश की सरकार हो, हम शहीदों के सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हम एक विशाल सैन्य धाम इन शहीदों के सम्मान में देहरादून के गुनियाल गांव में हम बना रहे हैं, जो 2023 तक पूरा हो जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बनकर तैयार होगा तो इस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री के दर्शन करने आते हैं। जो व्यक्ति उत्तराखंड आएगा, सैन्य धाम को देखने अवश्य आएगा। इस भाव के साथ उसको हम बनाने।
चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने के लिए टेंट कॉलोनी बनाई जाएगी। इसमें धाम में लगभग 1500 यात्रियों के ठहरने के अतिरिक्त व्यवस्था हो सकेगी। पर्यटन विभाग ने टेंट कॉलोनी बनाने के लिए 2 करोड़ 88 लाख के फंड को मंजूरी भी दे दी है। वहीं प्रदेश में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के लिए पंजीकरण और केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग को देखते हुए इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए चारधाम में तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने केदारनाथ पर विशेष हमारा जो वहाँ पर ऊपर रहते हैं उनके लिए हम लोगों को अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसमें इसके क्रम में ऑलरेडी आज भी हमने 500 वहाँ अतिरिक्त टेंट लगाने के लिए हमने परमिशन दे रखी है। जिलाधिकारी 500 लोगों के लिए जो अतिरिक्त टेंट लगाने के लिए व्यवस्था करने के लिए गए, जिलाधिकारी से और एक प्रस्ताव आ रहा है जिसमें लगभग 150 टेंट मतलब आपका 1500 लोगों के लिए भी टेंट लगाने की व्यवस्था के संदर्भ में उनका जो है वो प्रस्ताव अभी हमें प्राप्त हुआ है। तो इन सभी पर कार्य करेंगे तो हम लोगों की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़रूर बढ़ी हुई इस बार पाएंगे आप। और बाकी जिस तरह से यात्रा आती रहती है व्यवस्था जो है स्पेयर में रहेगी, जितनों को हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं उनको अकोमोडेट करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ के संयोजक रवि कुमार जैन ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी के बारे में अवगत करवाया है, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दे दिए हैं। अग्रवाल ने मौके पर ही जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार को चारधाम यात्रा संचालित होने तक शनिवार को स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में जो स्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ अपने तीर्थनगरी ऋषिकेश की, चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थनगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती हैं। और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुंचते हैं या 2.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पहुंचते हैं। तो बच्चे के साथ समस्या तो ही है। तो अभी मेरे को यहाँ अपने अभिभावक महासंघ के लोग मिले, उनके आधार पर मैंने DM देहरादून से बात की है और उनसे कहा है कि कम से कम जब तक ये चारधाम यात्रा चल रही है और विशेषकर मई-जून तक इसमें इस तरह के निर्णय लें ताकि सैटरडे को यदि छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को उस परेशानी से निजात मिलेगी। और आज ही मैंने उसको कहा है कि DM को कहा है तुरंत उस पर निर्णय लें ताकि आने वाले समय पे जैसे आज सैटरडे अगले सैटरडे को इस बात को इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को उसमें परेशानी से निजात मिल सके। और अब खबर राजधानी देहरादून से, जहां अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम सख्त हो गया है। राजधानी की मुख्य सड़कों समेत व्यापारियों के फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को निगम की टीम हटा रही है। साथ ही सामान को भी जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के धर्मपुर चौक, रिस्पना, राजीनगर आदि जगहों से रोड किनारे खड़ी रेहड़ी ठेलियों को जब्त किया गया है। साथ ही कई जगहों पर व्यापारियों ने फुटपाथ पर सामान रखकर उस पर अतिक्रमण किया था, जिसको निगम की टीम ने खाली तो कराया ही, कुछ व्यापारियों का सामान भी जब्त किया। इस दौरान कई जगह निगम की टीम की अतिक्रमणकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। नगर निगम में मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि निगम की ओर से समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है और इसी कड़ी में वर्तमान में ये अभियान चलाया जा रहा है। मेयर ने सभी व्यापारियों से अपील भी की है कि देहरादून को स्वच्छ और सुंदर रखने में अपना सहयोग करें, साथ ही अपनी दुकानों के आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें, खासकर फुटपाथ पर। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को बिना उसकी पहचान के जगह न दी जाए। तो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं बगैर ID के, उनको बिल्कुल भी शरण ना दें। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए, देहरादून को सुंदर बनाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और ये अतिक्रमण जो है ना हो, क्योंकि यातायात जो है बहुत ज़्यादा यातायात का जो है प्रेशर है। फुटपाथ हमारे अगर खाली होंगे तो लोग उन पे पैदल भी चल सकेंगे और जो गाड़ियां चलने के लिए जो जगह सड़क पे है उससे जो है अगर अतिक्रमण नहीं होगा तो यातायात में भी जो है हमें इससे सुविधा होगी,
सभी देहरादून वासियों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो अतिक्रमण अभियान हमारा चल रहा है, इसमें आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से देहरादून से हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन नगरी मसूरी में आ रहे पर्यटकों की परेशानियों, विशेष तौर पर पार्किंग से संबंधित परेशानियों के संबंध में अपने कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि पर्यटन सीजन होने के चलते मसूरी शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, होटल फुल चल रहे हैं। कई बार पर्यटकों को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है। इन्हीं समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि क्रिकेट और टाउन हॉल में बनी हुई पार्किंग के संचालन के लिए जब तक किसी संस्था को आवंटित नहीं किया गया है, तब तक दोनों पार्किंग का पर्यटकों के लिए निःशुल्क खोल दिया जाएगा। एसपी ट्रैफिक ने सुझाव दिया कि लाइब्रेरी चौक पर लगे बैरियर को पीछे करने से भी समस्या का थोड़ा समाधान निकल सकता है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि स्थल पर जाकर इस संबंध में व्यवहारिक समाधान निकाले जाएं। देखिए, मसूरी में टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहा है, होटल फुल हैं और यहाँ तक देखा गया कि लोग गाड़ियों में सो रहे हैं और कुछ प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण टूरिस्ट को दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, ईओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे उसके बारे में चर्चा हुई। मैंने निश्चित किया है कि जो 2 पार्किंग, एक कंक्रीट पार्किंग और एक टाउन हॉल की पार्किंग, जब तक संस्था को हैंडओवर नहीं होती उसको फ्री, जनता के लिए फ्री खोल दिया जाए। रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां लक्सर मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र छात्राओं की टीम ने कोतवाली का एजुकेशनल टूर किया है। पुलिस की कार्य प्रणाली देखने के साथ ही बच्चों ने पुलिस में भर्ती होने के लिए जरूरी मापदंड को लेकर सवाल भी पूछे हैं। कोतवाल और एसएसआई के सारे सवालों के सटीक जवाब देकर बच्चों की जिज्ञासा शांत की। मोंटफोर्ट के प्रबंधक जसवीर सिंह और शिक्षक विनय कश्यप के नेतृत्व में स्कूल के 30 बच्चों की टीम कोतवाली पहुंची। वहां कोतवाल यशपाल सिंह बेस्ट, एसएसआई मनोज सिरोला के साथ बच्चों ने कार्यालय, मेस और शस्त्रागार भी देखा। बच्चों को अपराध की एफआईआर दर्ज कराने और जांच के बारे में जानकारी भी दी गई। साइबर क्राइम से बचने और सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों के पालन के बारे में बच्चों को जागरूक भी किया गया। हरिद्वार जिले में बड़ी नहर से लगते हुए दर्जनों घाट है, जिनमें सैकड़ों स्थानीय लोग लगातार मौत की छलांग लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा लोगों को ऐसा न करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके बाद भी लोग लगातार नहर से लगते हुए घाटों का रुख कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अपराध है। हालांकि कुछ स्थानों पर नहर में सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिससे वहां से कोई व्यक्ति आसानी से पानी ले सके और नहा भी सके। किसी अनहोनी से बचने के लिए इन सीढ़ियों के साथ जंजीरें भी लगाई गई हैं। वहीं अगर इसके बाद भी लोग यहाँ पर नहाते नजर आते हैं तो प्रशासन और सिंचाई विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने विभागीय अधिकारियों को सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इसकी निगरानी राज्य स्तर से हो रही है। डीएम ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से संबंध में पूर्व में दिए निर्देशों के बाद अब तक हुई कार्रवाई की भी जानकारी ली है। साथ ही सभी विभागों को दोबारा निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने कार्यालय में रखे संपत्ति रजिस्टर के अनुसार सरकारी भूमि का मिलान कर ले और सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय संपत्ति पर कोई अवैध रूप से काबिज तो नहीं है।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।